नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसे मिलेगा नागरिकता का अधिकार। इसके पीछे का बड़ा कारण है हमारे वर्तमान असम। देखिए, असम में आप सभी को पता है कि बांग्लादेश युद्ध के बाद में अनेकों प्रवासियों ने घुसपैठ की थी और असम के एक बड़े क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया था। जिस समय उन लोगों ने असम की भूमि पे कब्जा किया था तो स्थानीय लोगों और इन सभी प्रवासियों के बीच में तनातनी शुरू हो गई थी और अपने अधिकारों की मांग ने एक नया रूप ले लिया था। वही जो रूप था वह आज तक शांत नहीं हुआ है और अब यह मामला चल रहा है उच्चतम न्यायालय में। हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ फिलहाल इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने वाले हैं। लगातार सुनवाई चल रही है और देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले समय में एक नया रूप ले सकता है हमारा नागरिकता अधिनियम, या संविधान में जो नागरिकता के उपबंध हैं वहां भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो अभी वर्तमान में लगातार याचिकाएं लगाई गई। जो पहली याचिका थी इस पूरे सेट के अंदर वह वर्ष 2012 की थी। तो उन याचिकाओं पर लगातार विचार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में और अब एक नया रूप यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 5 न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ तैयार की है और अब यह पांचों न्यायाधीश मिल करके एक महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए कार्यरत हैं। तो देखिए, मामला क्या है। मामला जो है यह असम के नागरिकों का ही है। इन लोगों ने लगातार पिटीशन लगाते हुए यह मांग की है कि हमारे देश में हमारे को ही अधिकार नहीं मिल रहे हैं और हमारा बहुत अधिक शोषण हो रहा है। यानी कि जो स्थिति हम लोग की होनी चाहिए वो नहीं है और हम अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गए हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है हम लोग के लिए, क्योंकि जितने लोग बांग्लादेश से आए, भारत सरकार ने एक समझौता किया और समझौते के माध्यम से व्यवस्था कर दी कि इन सभी बांग्लादेशियों को हम हमारे देश की नागरिकता देंगे। हालांकि उसमें व्यवस्था कुछ भी हो, अधिनियम कुछ भी हो, प्रावधान कुछ भी हो, समझौता कुछ भी हो, इस सब का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है यह स्थानीय नागरिकों पे पड़ा है, जो नहीं होना चाहिए। अब आज के समय में याचिकाकर्ता लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं जिनकी मांगों को समझना बहुत अधिक जरूरी है और आने वाले समय में पूरी संभावना है कि एक अच्छा खासा प्रश्न आपके मेंस में पूछा जा सकता है। प्री के लिए जो प्रश्न रहेगा वह कुछ इस प्रकार का रह सकता है। यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कुछ नहीं, बस कमेंट कर दीजिए। और साथ साथ ही आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि यह पूरा विषय बेहद महत्वपूर्ण है आपके मेंस के लिए, तो आप चाहें यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मामला अंत तक सुनिएगा और अंत में यह बताइएगा कि क्या वास्तव में असम लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, या बांग्लादेश से जो प्रवासी आए हैं, जो घुसपैठ की थी उन लोगों ने, उन्हें भी भारत सरकार ही संरक्षण देगी, उन्हें भी भारत में पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए। क्या कहना है जरा समझते हैं स्थिति। तो देखिए, यह जो याचिकाएं लगाई गई हैं, इन याचिकाओं के अंदर जो निहितार्थ है वह अवैध प्रवासियों और असम के स्वदेशी असमिया नागरिकों के मध्य है। यानी कि पूरा का पूरा केस जो चल रहा है वह चल रहा है अवैध प्रवासी बनाम स्वदेशी असमिया नागरिक। और यह जो याचिकाएं लगाई गई हैं उन याचिकाओं में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को संवैधानिक चुनौती दी गई है और ये माना गया है कि यह जो धारा 6A वर्ष 1985 के एक समझौते के माध्यम से शामिल की गई थी, यह हमारे संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करती है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती है, लेकिन ना तो सरकार ने और ना ही न्यायपालिका ने कभी भी इसके ऊपर कोई विचार किया है। तो यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A है, यह धारा 6A जिस समझौते के माध्यम से शामिल की गई थी उसका नाम है असम समझौता। असम समझौता हुआ था केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में। एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन की मांग यह थी कि अवैध प्रवासियों को हटाया जाए, स्थानीय लोगों को अधिकार दिए जाए, उनके जो स्थानीय अधिकार थे, सांस्कृतिक अधिकार थे, उन सभी को बनाए रखा जाए। लेकिन एक समझौता हुआ 1985 का और उन सभी लोगों को राज्य में ही स्थापित करवा दिया गया। क्या सोचने वाली बात है। और इसका जो विषय है यह एक लंबे समय से विवाद लिए हुए है और आज तक यह विवाद शांत नहीं हुआ है। तो केस को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं असम समझौता क्या था, असम समझौते में धारा 6A क्या है। यदि आप इतना समझेंगे ना तो असम के लोगों ने जो याचिकाएं लगाई हैं आप उन याचिकाओं को अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में उनके साथ हुआ क्या है। सबसे पहली बात असम समझौते की, तो देखिए 1985 में हुआ था असम समझौता, राजीव गांधी सरकार, राज्य सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में। यह समझौता क्यों हुआ था यह भी समझ लीजिए। दरअसल असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन लगातार एक आंदोलन चला रहे थे। यह आंदोलन शुरू हुआ था 1979 में, जो 1985 में जाके समाप्त हुआ।
इस पूरे आंदोलन का जो उद्देश्य था वह यह था कि हमारे यहाँ पे जो प्रवासी आए हैं इनको हटाइए, इनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इनको दूसरे देश भेजिए या कुछ और कीजिए, लेकिन हमारे असम में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अचानक से इन्होंने घुसपैठ की और हमारे क्षेत्र में अवैध कब्जा जमा लिया। तो हमारे जो अधिकार थे, जो हमारी भूमियां थी, वो सब हमारे हाथ से छिन गई है। अब हम यहाँ पर उतना सेफ महसूस नहीं करते जितना पहले महसूस करते थे। अब हमारी स्थिति वो नहीं रही है जो पहले थी। और मान लीजिए थोड़े बहुत लोग हों तो एडजस्ट कर भी लिया जाए, लाखों की संख्या में लोग आए। अब ऐसी स्थिति में संसाधनों पर दबाव पड़ना तो लाजमी ही है, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे संसाधन, हमारे अधिकार, हमारा रोजगार, हमारी संपत्ति, सब पे ही संकट मंडराने लगा है। ठीक है, तो 1985 में यह स्थिति देखी गई कि जब यह लगातार आंदोलन चला तो उसके बाद सरकार ने माना कि ठीक है कुछ करते हैं। तो 1985 में इस प्रकार से एक समझौता सामने आया, लेकिन इस समझौते के अंदर कुछ खास नहीं हुआ। इस समझौते में बस इतनी बात थी कि देखिए जो असमिया संस्कृति है, असमी लोगों की विरासत है, उनके जो भाषाई और सामाजिक पहचान है, उनको संरक्षित किया जाएगा, यानी कि उनको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन उस समय तत्काल रूप में इसके नकारात्मक प्रभावों को नहीं समझा गया था। क्या रहे इसके प्रभाव, जरा एक बार देखिए। बात तो हुई थी असम के लोगों की संस्कृति समाज को संरक्षण देने की, लेकिन इसके अंदर एक खंड 5 जोड़ा गया, और जो यह खंड 5 था इसके अंदर यह कहा गया कि देखिए 1 जनवरी 1966 तक हमारे असम में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी 1966 तक हमारे असम में जितने लोग रह रहे थे वह सभी लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1966 के बाद में बांग्लादेश की स्थिति गड़बड़ा रही थी और 1971 में हम देखते हैं कि युद्ध हुआ, बांग्लादेश आजाद भी हुआ। अब इस स्थिति के परिणाम स्वरूप देखा गया कि 1966 से 1971 के बीच में बहुत सारे लोगों ने घुसपैठ की असम में, लगातार आए और अच्छी खासी संख्या में वो आए। तो सरकार ने उन लोगों को भी सोची, उन लोगों को भी मान्यता दी। सरकार ने कहा कि ठीक है, जितने लोग 1966 से 24 मार्च 1971 तक आए हैं, घुसपैठ की है, जो भी किया है, भूमि पे कब्जा किया है, भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको भारत में रहने का अधिकार देंगे, लेकिन आप नए नए आए हैं तो इसीलिए अभी आप लोगों को 10 वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतदान के अधिकार के अलावा आपको प्रत्येक सामाजिक नागरिक अधिकार मिलेंगे, आपको सारे अधिकार दिए जाएंगे। आप यहाँ व्यापार कीजिए, रहिए, घर बसाइए और जो भी व्यवसाय अपनाना है सब कुछ कीजिए, आपको पूरी छूट है, बस आप 10 वर्षों तक मतदान नहीं करेंगे। चलिए जी, यह स्थिति उन्होंने निर्धारित कर दी। इसके साथ साथ इन्होंने एक खास बात और शामिल की कि जितने भी लोग हमारे देश में 1971 के बाद आए हैं उन सभी लोगों को पूरी तरह से विदेशी माना जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के लोगों को अब असम में हम देखते हैं, जो 1966 से पहले यहाँ रह रहे थे, जो 1966 और 71 के बीच में असम में आए, उनके लिए 10 वर्षों की यह सीमा लागू की गई और 1971 के बाद आए लोगों को पूरी तरह से विदेशी माना गया। चलिए, अब यह सारी व्यवस्था हुई तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A एक संशोधन के रूप से शामिल कर दी गई। जो यह 6A थी, इसी में ही सारा उल्लेख था इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का कि कैसे कैसे दी जाएगी, जैसे कि आपको सारी बात मैंने बताई। ठीक है, इतना क्लियर आप लोग को। इसके साथ साथ ही अभी क्या हुआ कि वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार ने कहा कि जी हम असम के लिए NRC लागू करेंगे, यानी कि असम में बहुत अधिक घुसपैठ हुई है, बाहर से आए बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम NRC बनाएंगे और जो हमारा यह NRC होगा तो उस स्थिति में भी जो आधार रहेगा वह आधार भी असम समझौता ही रहेगा। यानी कि अब 1971 तक के लोगों को भारतीय व्यवस्था का अंग मान लिया गया, भारतीय नागरिक मान लिया गया और सभी के लिए वही व्यवस्था अपनाई गई जो व्यवस्था एक सामान्य भारतीय नागरिक के लिए अपनाई जा रही थी। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब यह जो पैटर्न चल रहा था, इसी पूरे पैटर्न पे आपत्ति जताई गई अनेक लोगों के द्वारा और उन्होंने लगातार याचिकाएं लगाई और याचिका लगाते हुए अपनी बिंदु प्रस्तुत की है, अपनी बातें प्रस्तुत की। आपको यह बताना है कि क्या वास्तव में उन लोगों के लिए यहाँ पर एक दर्द का विषय है या फिर जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए। अब इन लोगों ने जो याचिका प्रस्तुत की, उन्होंने सबसे पहले बिंदु बताया कि देखिए, जिस प्रकार से आपने नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर एक धारा जोड़ी जो है धारा 6A, आपने इस धारा को जोड़ते हुए कहा कि 1971 तक के जो लोग हैं ये हैं भारतीय नागरिक अब माने जाएंगे। हालांकि 10 वर्षों के लिए आपने उनको मतदान का अधिकार नहीं दिया था उस समय, लेकिन 10 वर्षों के बाद तो उनको नागरिक बन ही जाना था।
अब ऐसी स्थिति में आपने यह तो मान लिया कि वह नागरिक बनेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 6 को भूल गए। जो यह आर्टिकल 6 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक एक वह अप्रवासी व्यक्ति होगा जो 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ चुका है। अब आप खुद एक बात देखिए कि जब पूरे देश के लिए जो समय सीमा है वह 19 जुलाई 1948 है, तो सिर्फ असम के लिए यह सीमा 1971 क्यों है? अगर अंतर है तो इतना अधिक अंतर क्यों है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। या असम अलग है, या सरकार अलग है, या सरकार का असम के लोगों के लिए या असम के लिए दृष्टिकोण अलग है। ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि बहुत अधिक अंतर है। लगभग अगर हम समय सीमा देखें तो यहाँ पता लगता है कि 22-23 वर्षों का अंतर आ रहा है पूरे व्यवस्था में। इस दौरान एक अच्छा खासा उलटफेर हो सकता है। तो इसी मुद्दे को इन्होंने बहुत अधिक उठाया, कहा कि पूरे देश के लिए व्यवस्था अलग और असम के लिए व्यवस्था अलग। यदि ऐसा होता है तो देखिए, यह जो आपने धारा 6A जोड़ी है यह हमारे लिए भेदभावपूर्ण है। हम अपने भाइयों के साथ रह सकते हैं, उनके साथ घुल मिल सकते हैं, उनके साथ जुड़ करके रह सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश एक दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की संस्कृति के लोग वह आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं और हमारे यहाँ कब्जा जमा ले रहे हैं और सरकार मान्यता दे रही है। ये क्या बात हुई? यह हमारे समझ से परे है। और यदि आप 6A को बनाए हैं तो यह हमारे लिए भेदभावपूर्ण है। एक तरह से सरकार की तरफ से यह मनमाना आदेश है और पूरी तरह से अवैध है। यह इन्होंने बात कही। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि इस धारा को बनाते हुए आपने स्वदेशी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन भी किया है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ रह रहे थे, हमारा जीवन अचानक से बदल गया, लाखों लोग आ गए, हमारी भूमियों पे कब्जा कर लिया, हमारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया, हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ हुई। यह सब काम जब हुए हैं तो आपने स्वदेशी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, यह लोग इतनी अधिक संख्या में आए कि असम के जो लोग थे ना, वह लोग अपने ही खुद के राज्य में, अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन गए। इतनी अधिक संख्या के कारण अब हमें डर के रहना पड़ रहा है, हमें चुप रहना पड़ रहा है। इस स्थिति का भी क्या किया जाए? इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी बात कही कि राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भलाई के लिए यह पूरा मामला बहुत अधिक हानिकारक रहा और इसकी वजह से जब यह सब लोग आए तो हमारे राज्य में एक रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि अब अधिकांश जगह धीरे धीरे ये लोग अपना कब्जा जमाने लगे, जिसकी वजह से हमारे परिवार के सदस्यों को, हमारे समुदाय के लोगों को रोजगार में कम प्रतिनिधित्व मिलने लगा। इन्होंने अलग अलग जगह कब्जा करना शुरू कर दिया और हम जो अनेक हमारे संसाधन थे, जो हमारे अधिकार थे, हम उन सब से वंचित हो गए। यह इन्होंने लगातार याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय को समझाने का प्रयास किया कि देखिए, समझिए, हमारे साथ में यह सब कुछ हो रहा है। इसके साथ ही यदि आप इन याचिकाओं को समझते हैं ठीक से, एक और एंगल आपको समझ में आएगा कि जब पूरे देश में किसी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए जो डेट है यह 19 जुलाई 1948 है। हालांकि कुछ मामलों में अलग अलग भी है ना, लेकिन मुख्य आधार याचिकाओं में जो रहा वह अनुच्छेद 6 ही रहा। अब इन्होंने कहा जब पूरे देश में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जा रहा है 19 जुलाई 1948 के आधार पर, यह बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज और समझिए कि आपने अगर अकेले असम में 1971 के लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था की तो यह कितना अधिक गलत है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया या दुनिया के किसी और कोने से आया, यदि किसी और राज्य में उसको यह पता है कि मुझे नागरिक नहीं माना जाएगा या इंतजार करना पड़ेगा या और अनेक प्रावधान मेरे लिए लागू होंगे, तो वह इंसान इस पूरी व्यवस्था का फायदा उठा सकता था। वह असम में आके रह सकता था और बता सकता था कि मैं 1971 से पहले का हूं, और अगर वह कहीं भी रहा होगा तो उसको इजीली नागरिकता यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने देश में अवैध प्रवासन को बढ़ाने की दिशा में यह जो समझौता किया था बहुत गलत किया था। इससे असम तो प्रभावित हुआ है, लेकिन इसका एक परिणाम यह भी हो सकता है कि देश के अनेक जगह से कोई व्यक्ति आए, असम में रहने लगे और सभी अधिकारों का उपयोग करने लगे। यह सब बातें इनकी याचिकाओं में थी, इनकी दलीलों में थी, और इनकी इन्हीं बातों के कारण सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी याचिका को सुनवाई अब चल रही है काफी तेजी से। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि जिस समय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आया था, एनआरसी लागू किया गया था, एनआरसी को लागू किए जाने के दौरान हमने तब भी यह कहा कि देखिए, एनआरसी को लागू करने का आधार आपने 1971 बनाया है, जो कि गलत है। स्थानीय लोगों के साथ यह भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि एनआरसी लागू करते हुए वह सभी लोग कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हो जाएंगे या वंचित हो जाएंगे, जो मूल रूप से भारत के निवासी हैं या असम राज्य में रह रहे थे।
ऐसी स्थिति में वर्ष 2019 में ही इन्होंने मांग की कि एनआरसी का जो आधार होना चाहिए वह वर्ष 1951 होना चाहिए, जिसकी तत्काल जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने इनको यह आश्वासन भी दिया कि ठीक है, आपका जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाएगा और यह संशोधित किया जाएगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं गलत है। इन्होंने कहा कि 1991 जो वर्ष है उसको मान्यता दी जानी चाहिए एनआरसी के मामले में और उसी को ही स्वीकारा जाना चाहिए। ठीक है, तो यह जो याचिकाएं थी उन सब के अंदर यह सब दलीलें थी और इन दलीलों को बताते हुए सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब इसके तहत हमें एक बात तो समझ में आ गई कि असम के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके साथ में क्या स्थिति हुई और जो अवैध प्रवासी हैं उनकी क्या स्थिति रही। अब अवैध प्रवासियों को हम लोगों ने पूरी तरह से मान्यता दी। हमारी जो तत्कालीन केंद्र सरकार थी, जो राज्य सरकार थी, उन्होंने समझौता किया। बस 10 वर्षों तक उनको यही तो कहा कि मतदान नहीं करना है। इसके अलावा क्या हो गया कि आप सभी जो संसाधन हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो भारत का संविधान है, आप उसके प्रति बस आस्था रखिए, सब चीजें आपको देश भर में मिल जाएगी। और इसी का एक डाटा हम लोग के सामने आया जिस समय केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया कि कितने लोगों ने यह जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम, उसकी धारा 6A का उपयोग किया। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि देखिए वर्ष 2013 तक 5,45,000 लोगों ने इसका उपयोग किया, यानी कि इतने लोग आए हैं बांग्लादेश से और देश में रह रहे हैं। हालांकि यह वर्ष 2013 के बाद में धारा निष्क्रिय हो गई थी, लेकिन तब तक इतने लोग आ गए थे। अब क्या हुआ है कि यहां पर भी एक नया मोड़ आया। बहुत सारे जो अवैध प्रवासी हैं उनका कहना है कि 2013 के बाद इसको बंद नहीं करना चाहिए था, इसको अभी भी एक्टिवेट रखिए, क्योंकि बहुत सारे अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, वह भारतीय संसाधनों का समान रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्थानीय नागरिकों की मांग अलग है। उन लोग की स्थिति यही है कि यह ऐसा क्यों हुआ हम लोग के साथ में। इतनी संख्या में एक राज्य में किसी दूसरे देश से लोगों का आना अपने आप में एक संकट का विषय, चिंता का विषय बन जाता है। जब कभी भी न्यायालय में बात चलती है, मैं आपको बताता हूँ कि तर्क वितर्क होगा, कुछ पक्ष में कहेंगे, कुछ विपक्ष में भी कहेंगे। तो वहां पर एक एडवोकेट थे जो पक्ष रख रहे थे अवैध प्रवासियों का, तो उन्होंने दलीलें दी कि देखिए युद्ध हुआ, जो लोग थे उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, उनके संसाधनों का, उनके अधिकारों का वहां पे दोहन हो रहा था, एक सम्मानजनक जीवन वह नहीं जी पा रहे थे, जिसकी वजह से वह भागे। अगर सब कुछ ठीक होता तो वह क्यों भागते और क्यों भारत में आते रहने के लिए। जब सब कुछ हो गया तो उन्हें रहने दीजिए, वह व्यवस्था का एक अब अभिन्न अंग है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सब दलीलें दी गई हैं। हालांकि अब आज के समय में इसकी सुनवाई चल रही है, जल्द ही हम देखेंगे कि कोई जजमेंट आएगा और यह जजमेंट किस रूप में होगा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन मामला अपने आप में बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं हमारे असम के भाई बहनों के साथ बहुत भेदभाव तो हुआ है। हालांकि कुछ बातें मैं आप लोग के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। यह पूरा मामला सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आया है, क्या लगता है किसके साथ गलत हो रहा है? ये जो याचिकाएं लगी हैं अवैध प्रवासियों के साथ गलत कर रही है, या अवैध प्रवासियों को भारत में आने की इजाजत देना, उन्हें लैंड अलॉट करना, उनके लिए राहत कार्य करना, फिर बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता दे देना, भारतीय नागरिकों के समान अधिकार दे देना, क्या यह सब कुछ सही है? अगर यह सही है तो ऐसी स्थिति में अगर आने वाले समय में भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? यह अपने आप में एक विचारणीय पक्ष है। हालांकि वर्ष 2016 में भी नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन हुआ था, लेकिन इस संशोधन की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ 6 समुदायों को इजाजत दी गई कि वह भारत में आकर रह सकते हैं। वैसे डेट इसमें 2014 निर्धारित थी। तो इसमें जो 6 समुदाय थे वह थे हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध। इनको इजाजत थी कि अगर आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कहीं कोई परेशानी है, आप असम्मानजनक जीवन नहीं जी रहे हैं, आइए भारत में आपके लिए व्यवस्था की जा सकती है, जिसके ऊपर बहुत अधिक विरोध भी हुआ था। हालांकि अंतिम विचार आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले पे, पूरे के पूरे इस कंडीशन पे, असम लोगों के बारे में, असम समझौते के बारे में अपने विचार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वहीं प्रीलिम्स का जो प्रश्न मैंने आपको शुरू में दिखाया था, अब आप लोग इसका आंसर सरलता से दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है, विषय अच्छे लगे हैं, तो बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। इसके साथ ही मुझे पता है कि आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर सही रहा होगा, सब बातें ठीक होंगी। फिर अगली वीडियो में जल्द मुलाकात करेंगे कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।